अस्सलामुअलैकुम। लेकिन आज का जो आपका लेक्चर है ना, वो आज का आपका लेक्चर है जी, चैप्टर नंबर 10 है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 आपके पास अल्काइल हैलाइड का चैप्टर है। और ये आपके पास आज का लेक्चर 3 है, जो कि ई कैट एम कैट के हवाले से आज हम इसको देखते हैं। तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि अगर तो आपने ई कैट एम कैट की तैयारी करनी है ना, तो सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप बुक को थोड़ी रीड करें। तो साथ में बच्चों को ये सजेशन करता हूँ कि जो आपने टेस्ट सेशन के टेस्ट दिए हुए है ना, वो लाजमी इसको जो है ना ई कैट एम कैट के पहले केमिस्ट्री के टेस्ट लाजमी करके जाए। जो मैंने आपको दिए थे उसके एमसीक्यू लाजमी करें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपको खुद भी पता होगा कि जो टेस्ट सेशन में जो एमसीक्यूज का म्यार था ना, वो एंटी टेस्ट के हवाले से था। लेकिन शुरू करते हैं, आपका चैप्टर है जी अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले हम देखते हैं जी अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कैसे होती है। अल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं? जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के हैलोजन लगा दिया जाए ना, तो उसको कहते होते हैं अल्काइल हैलाइड। हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन, अल्काइल का मतलब होता है आर ग्रुप। जहां पे अल्काइल आपके पास होता है आर, अल्काइल को आर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो आपके पास हैलाइड होता है उसको किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अल्काइल किसको कहते हैं? अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो उसको क्या नाम देते होते हैं? अल्काइल नाम देते होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है। यानी कि अगर आपके पास CH4 है तो आपने क्या करना है, आपने उसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देना है, तो वो आपके पास बन जाएगा अल्काइल। अब आप जब इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे ना, तो कार्बन के पास एक बॉन्ड की वैलेंसी होगी। अब वो आपने वो बॉन्ड किसके साथ बनवाना है? एक्स के साथ बनवाना है। अब जहाँ पे एक्स क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और क्या हो सकता है? आयोडीन हो सकता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि अल्केन्स के जो डेरिवेटिव होते हैं ना, वो आपके पास आपने अगर उसके डेरिवेटिव में हैलोजन ऐड कर दिया, डेरिवेटिव का मतलब होता है डिराइव करना, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। आपके पास अल्काइल हैलाइड है, जैसा कि मोनो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन। मोनो हेलो अल्केन का मतलब है सिर्फ एक हैलोजन ग्रुप है, डाई हेलो अल्केन का मतलब है 2 हैलोजन ग्रुप है, और ट्राई हेलो अल्केन का मतलब है 3 हैलोजन ग्रुप है। टेट्रा हेलो अल्केन भी हो सकता है, उसके में कितने हैलोजन होंगे? 4 हैलोजन होंगे, जैसा कि CCl4 होता है। कार्बन टेट्रा फ्लोराइड आपके पास जो है वो आपका टेट्रा हेलो अल्केन्स की एग्जांपल है। ठीक होगी बात। देखिए जो आपके पास मोनो हेलो अल्केन है ना, आपके पास मोनो हेलो अल्केन जो आपके पास है, इसको हम कहते होते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल है। ज्यादातर हम इसको कहते होते हैं मोनो हेलो अल्केन को कहते होते हैं ये अल्काइल हैलाइड है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, CH4 में से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो वो अल्काइल बनता है। तो जहां पे मोनो हेलो अल्केन में ही CH4 में से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है और उसकी जगह पे क्या लगा हुआ है? हैलोजन लगा हुआ है। यानी कि इन ट्रू सेंस आपके पास ये अल्काइल ग्रुप है, CH3 अल्काइल ग्रुप है और साथ हैलोजन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि है ये भी अल्काइल हैलाइड। लेकिन मोनो हेलो अल्केन इन ट्रू सेंस हम क्या कहते होते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड है। इसमें से मोनो हेलो अल्केन में से उतने ही हाइड्रोजन निकले होते हैं जितने हमने निकाले होते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकले होते, और हमने कितने निकाले होते हैं? एक। अब मोनो हेलो अल्केन्स की आगे से टाइप्स है। एक होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, एक होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और एक होता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को शो करने का तरीका क्या होता है? रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? वन के ऊपर हम क्या लगा देते होते हैं? नोट लगा देते होते हैं। अगर आपका हैलोजन का कार्बन जो कि अल्फा कार्बन कहलाएगा, अगर आपका अल्फा कार्बन किसी बीटा कार्बन से अटैच नहीं है, यानी कि मजीद वो कार्बन से अटैच नहीं है, या फिर अल्फा कार्बन आगे सिर्फ एक बीटा कार्बन से अटैच है, या तो बिल्कुल ही ना अटैच हो, अगर अटैच है तो सिर्फ एक बीटा कार्बन से अटैच है, तो उसको हम कहते होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जैसा कि ये फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपके पास होता है CH2
CH3 ले जी देखिएगा, ये आपके पास अब कौन सा अल्काइल हैलाइड है, इसके ऊपर आपके पास ये अल्फा कार्बन है, ये आपके पास बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन आगे से दो कार्बन के साथ अटैच है गैबा। अब हमने देखना जी ऑब्जेक्टिव या तो अल्फा कार्बन किसी कार्बन के साथ अटैच ना हो, अगर अल्फा कार्बन आगे अटैच है तो बीटा कार्बन सिर्फ एक बीटा के साथ अटैच हो, उसको कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, कैसे? अल्फा कार्बन खुद बीटा कार्बन के साथ एक बीटा कार्बन के साथ अटैच है, बीटा आगे जितने मर्जी के साथ अटैच हो उसका हम लेना देना भी। हमने सिर्फ अल्फा कार्बन को देखना कि अल्फा कार्बन या तो आगे किसी कार्बन के साथ अटैच ना हो, अगर अटैच है तो सिर्फ एक बीटा कार्बन के साथ अटैच हो, उससे ज्यादा के साथ ना हो, उसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये भी आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। उसके बाद सेकेंडरी एग्जांपल आपके पास आते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, जो आपके पास अल्फा कार्बन होता है ना हाइड्रोजन के साथ वाला, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, अगर अल्फा कार्बन डायरेक्टली दो बीटा कार्बन के साथ अटैच है तो उसको हम कहते होते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते होते हैं। क्लियर होगी बात? जहाँ पे अल्फा कार्बन किसी के साथ अटैच नहीं था, जहाँ पे अल्फा कार्बन सिर्फ एक बीटा कार्बन के साथ अटैच था डायरेक्टली। अब आपके पास आ जाता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी सेकेंडरी को रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है? 2 नोड के साथ। टर्शियरी को किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? 3 नोड के साथ। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो कि अल्फा कार्बन कहलाता है, डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच होगा? डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच होगा, यानी कि वो मजीद 3 बीटा कार्बन के साथ अटैच होगा, उसको हम कहते होते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ये आपके पास है जी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी की एग्जांपल्स है जी, ठीक हो के पास। अब उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब आपने अल्काइल हैलाइड की क्या कर दिया? प्रिपरेशन कर दिया। अल्काइल हैलाइड को बनाने का तरीकाकार किससे होता है? वो आपके पास होता है अल्कोहल से। आपने क्या करना है, अल्कोहल का जो रिएक्शन है ना, जैसा कि ये मेरे पास अल्कोहल है और ये कौन सी अल्कोहल है आपके पास? ये आपके पास है अल्फा कार्बन, ये आपके पास है बीटा कार्बन, प्राइमरी अल्कोहल है। अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के साथ अटैच है और एक बीटा कार्बन के साथ अटैच है, उसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। आपने प्राइमरी अल्कोहल का किसके साथ रिएक्शन करवाना है? HCl के साथ रिएक्शन करवाना है। जब आप प्राइमरी अल्कोहल का HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसकी मौजूदगी में? ZnCl2 की मौजूदगी में, जो कि कैटालिस्ट होगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड बन जाएगा और साथ आपके पास क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। अच्छा, इस रिएक्शन को हम एक और नाम देते होते हैं, इस रिएक्शन को हम नाम देते होते हैं लोकस टेस्ट। लोकस टेस्ट इस्तेमाल होता है, वो आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे अल्कोहल्स वाले में। लोकस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, आइदर इट इज प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल या फिर टर्शियरी अल्कोहल। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास लोकल टेस्ट भी होता है। अच्छा, ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और ये कौन सा रिएक्शन होगा? प्राइमरी अल्कोहल है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, OH की जगह पे कौन आ रहा है? Cl आ रहा है, तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? ये आपके पास रिएक्शन होता है SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये SN2 रिएक्शन है। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल और 2 का मतलब बायोमोलिकुलर, जहाँ पे कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्वड है? 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्वड है। तो ये आपके पास कौन सा रिएक्शन होगा? SN2 रिएक्शन होगा। उसके बाद आपके पास अल्कोहल का रिएक्शन आपने किसके साथ करवाना है? थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवाना है। किसकी मौजूदगी में करवाना है? पेरिडिल की मौजूदगी में, जो कि यहाँ पे कैटालिस्ट बिल्कुल नहीं है। ये आपके पास यहाँ पे क्या चीज है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट और कैटालिस्ट में बड़ा फर्क है। कैटालिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है, जबकि सॉल्वेंट रिएक्टर को मीडियम प्रोवाइड करता है कि वो आपस में रिएक्ट कर सके। सॉल्वेंट वहां पे कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट नहीं करना होता है, जिससे इसकी मिसाल ऐसी है कि जब आपने खाना पकाना होता है तो आपको सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, और वो कौन सा सॉल्वेंट आप यूज करते हैं? वाटर। अगर आप वाटर यूज नहीं करेंगे तो आप मसाले डालेंगे तो वो जल जाएगा। इसी तरह जहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल और थायोनाइल क्लोराइड का अगर पहले रिएक्शन करवाना है तो ये मसाले हैं, तो इन दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो कौन सा सॉल्वेंट हम यूज करेंगे? पेरिडिल यूज करेंगे। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? ये अल्काइल
हैलाइड बन जाएगा, साथ बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास क्या चीज होती है, गैस, और गैस क्या होती है, इन्वॉल्व हो जाती होती है, बाहर निकल जाती होती है। और जो यहाँ पे आपके पास HCl है वो भी क्या होती है, गैस, वो भी क्या हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे अच्छा मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कौन सा होता है, दिस वन। प्राइमरी अल्कोहल का आपने थायोडाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवा दिया तो अल्काइल हैलाइड बनता है। दिस वन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। व्हाई? यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट्स है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, ये दोनों गैसेस है, ये दोनों वेपोरेट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। अगर मैं इस रिएक्शन को इसके साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पे भी अल्काइल हैलाइड बन रहा है और यहाँ पे भी अल्काइल हैलाइड बन रहा है, लेकिन ये अच्छा मेथड है, ये अच्छा मेथड नहीं है। क्यों? अगर मैं ऊपर वाला रिएक्शन करवाऊंगा ना तो ऊपर वाले रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड और वाटर को सेपरेट करना पड़ता है, जबकि मेरे पास नीचे वाले रिएक्शन में सिंपली अल्काइल हैलाइड बनेगा जो साथ सल्फर डाइऑक्साइड है और HCl है, वो तो गैसेस है, वो तो इवोल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। मेरे पास खालस क्या चीज बन जाएगी, प्योर मेरे पास क्या बन जाएगी, अल्काइल हैलाइड बन जाएगी। जी ये आपके पास बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसके भी जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसेस होती है, वो क्या हो जाती होती है, इन्वॉल्व हो जाती होती है। आपके पास थर्ड मेथड है अल्काइल हैलाइड बनाने का, CH3 CH2OH। आपने अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवाना है। जहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आपके पास फॉस्फोरस होता है ना वो 3 बॉन्ड भी बनाता है और 5 बॉन्ड भी बनाता है, इसके दरमियान या इससे आगे बॉन्ड नहीं बनाता, ना इससे पीछे। फॉस्फोरस या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या फिर 5 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3। आपने क्या करना है, आपने अल्कोहल का रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवाना है। तो ये जो आपके पास यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, ये हैलोजन ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। जहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम है, 3, और जहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम है, 1, और जहाँ पे आपके पास क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा। जब यहाँ पे आपके पास अल्काइल ग्रुप में 3 हो गया है तो यहाँ पे आपके पास क्या लग जाएगा, 3। अब पीछे क्या बचा आपके पास, H3O3 बचा है और यहाँ पे बचा है फॉस्फोरस। तो ये मिलकर क्या बना देंगे, H3PO3, जिसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड ये आपके पास थर्ड मेथड है। इसी तरह इसका एक और रिएक्शन है कि आपने अल्कोहल का रिएक्शन CH3 CH2OH, इसका आपने रिएक्शन करवाना है किसके साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। फॉस्फोरस या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या फिर 5 बॉन्ड बनाएगा, दोनों बना सकता है। तो आपके पास क्या रिएक्शन होगा, आपके पास रिएक्शन ये होगा CH3 CH2Cl, ये आपके पास बन जाएगा अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। साथ आपके पास बन जाता होता है HCl बन जाता होता है। यहाँ से एक Cl निकला इस OH की जगह पे चला गया, यहाँ से एक Cl निकला हाइड्रोजन के साथ चले गया जिसने HCl बना दिया। पीछे क्या बचा है, फॉस्फोरस बचा है, 3 क्लोरीन के एटम बचे हैं और 1 ऑक्सीजन बचा है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, POCl3 फॉस्फोराइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक होगी बात। लेकिन अगला आपके पास है जी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में। अब आप देख किसको बनाना है, प्रिपेयर्ड अल्काइल आयोडाइड बनाना है। लेज अल्काइल आयोडाइड बनाने का तरीका कार जो है ना वो हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, जरा देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्काइल आयोडाइड बनाने के आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक आपके पास तरीका होता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्टली आप अल्काइल आयोडाइड बनाएंगे। कैसे, जरा देखिएगा। आपने क्या करना है, आपने CH4 का मिथेन का आपने रिएक्शन करवाना होता है किसके साथ, आयोडीन के साथ करवाना होता है। ठीक हो गया।
और ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है? ये रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में होता है। ठीक हो गया। H का मतलब होता है प्लांक्स कांस्टेंट, V का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। जो आपके पास सनलाइट होती है ना वो वेव की शक्ल में होती है, तो उसकी आप फ्रीक्वेंसी देखते होते हैं। तो ये आपके पास क्या रिएक्शन होगा? ये आपके पास रिएक्शन होगा CH3I और साथ आपके पास बचेगा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बचेगा। ये आपके पास डायरेक्ट मेथड है। अब ये डायरेक्ट मेथड का जो है ना एक आपके पास नुकसान है, वो क्या नुकसान है जरा देख ले। सबसे पहली बात ये है कि जो आपके पास आयोडीन होता है ना ये बहुत लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। क्यों लेस रिएक्टिव है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी हैलोजेंस की निस्बत कम होती है। अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता ना तो ये रिएक्शन क्या होता? विग्रस होता। यहाँ पे जो आपके पास आयोडीन है उसकी लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। अब आपके पास होता क्या है? एक दूसरा नुकसान इस रिएक्शन का ये है कि जो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो फौरन से पहले दूसरों को क्या कर देता होता है? रिड्यूस कर देता होता है। रिड्यूस करने का मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और फौरन से पहले जहां से क्या चीज बाहर निकाल देगा? प्रोटॉन बाहर निकाल देगा। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो आपके पास अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये क्या करेगा? फौरन से पहले इस CH3I को रिड्यूस कर देगा, यानी कि यही हाइड्रोजन उसे वापस कर देगा। तो ये आपके पास जो रिएक्शन होगा ना ये रिएक्शन वापस कहाँ पे चला जाएगा? बैकवर्ड चला जाएगा। जहां पे आपके पास लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है कि एक तो आयोडीन लेस रिएक्टिव था और दूसरी यहाँ पे रीजन क्या आ रही है कि आपके पास जो रिएक्शन होता है वो क्या हो जाता होता है? रिवर्सिबल हो जाता होता है। तो ये चीज याद रखनी है। अगर आपने अल्काइल आयोडाइड डायरेक्ट मेथड से बनवाया देन द रिएक्शन विल बी द लेस रिएक्टिव, स्लो होगा, आपके पास रिएक्शन स्लो होगा और आपके पास रिएक्शन क्या होगा? रिवर्सिबल भी होगा। क्लियर होगी बात? अब अपने अल्काइल आयोडाइड बनवाना तो है। अब हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? हम मेथड जहां पे इस्तेमाल करते हैं एक डायरेक्ट मेथड, एक डायरेक्ट बनवाने की कोशिश करते हैं अल्काइल आयोडाइड को। और वो किस तरह बनता है जरा देखिएगा। आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आपने सोडियम आयोडाइड का अल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना है। अल्काइल क्लोराइड के साथ। अब जरा देखिएगा इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस कार्बन के ऊपर अल्काइल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब ये है कि जब कभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन अपने पास रखेगा? सीरियल अपने पास रखेगा। और एक और मैं आपको बात बताता हूँ, तो जब भी आपको किसी रिएक्शन में मेटल और नॉन मेटल नजर आ रहे हो ना तो उनका कॉम्बिनेशन लाजमी करवाओ। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान आयोडीन बॉन्ड बनता है और आयोडीन बॉन्ड बनने से आपका कंपाउंड क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता होता है। तो आपको ये चीज पता है कि हर चीज दुनिया में अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है। तो आपके पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगी? आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगी सोडियम क्लोराइड बन जाएगी। ठीक हो गया? और साथ आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड। अब ये रिएक्शन पीछे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जब टूटना ही नहीं है, जब सोडियम क्लोराइड टूटेगा नहीं तो R को वापस क्लोरीन नहीं मिलेगा और आयोडीन को वापस सोडियम नहीं मिलेगा। जब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल आपके पास अल्काइल आयोडाइड बना देगा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल इसलिए हुआ था क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड टूट गया था। यहाँ पे तो NaCl टूटने का नाम ही नहीं लेगा क्योंकि ये आयोडीन कंपाउंड है। इसी तरह आप एक और रिएक्शन करवाएं। आप सोडियम आयोडाइड का किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? अल्काइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। आपके पास क्या रिएक्शन होगा? आपके पास इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज,
इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब कभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा पीरियड, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा NaBr और साथ आपके पास बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड। NaBr ने टूटा नहीं तो ये रिएक्शन वापस पीछे नहीं जाएगा। आयोडीन बॉन्ड का कॉम्बिनेशन तब सबसे बेस्ट होता है जब आपके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल हो और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हो। इस पूरे रिएक्शन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम है। इनके दरमियान एक अच्छा आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अगर आप ये सोचे ना कि इनके दरमियान भी आयोनिक बॉन्ड है तो ये क्यों टूट गया, और बेटा ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेकिन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। हमेशा हमने ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करनी होती है और ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी तब गेन होगी जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, हाईली आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो हाईली क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। इस पूरे रिएक्शन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन है और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम है। क्लियर होगी जी बात। ये आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास थी प्रिपरेशन। अगला चीज आपके पास क्या आती है, अगली आपके पास आती है जी रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब हमने अल्काइल हैलाइड की क्या चीज दे दिया, अल्काइल हैलाइड की अब हमने रिएक्टिविटी दे दिया। जरा देखिएगा कि कैसे रिएक्टिविटी होती है। आपके पास अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को देखने के लिए आपके पास कितने फैक्टर्स हैं, आपके पास यहाँ पे दो फैक्टर्स को डिस्कस किया जाता है। एक फैक्टर आपके पास होता है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी आपको ये चीज पता होनी चाहिए, बॉन्ड के ऊपर जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा आयोनिक करैक्टर होगा और जितना ज्यादा आयोनिक करैक्टर होगा रिएक्शन उतना ज्यादा स्पीड अप होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोवैलेंट रिएक्शन आर स्लोअर देन आयोनिक रिएक्शन। क्लियर होगी बात। ले जी बॉन्ड पोलैरिटी। अगर मैं बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से देखूं ना तो अल्काइल फ्लोराइड must be the most reactive alkyl halide, then alkyl chloride, then alkyl bromide, then alkyl iodide। सबसे लीस्ट रिएक्टिव आपके पास कौन होगा, अल्काइल आयोडाइड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे क्या होगा, कम होगा। जैसा कि यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास है 4.0 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास है 2.5। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे जो आपके पास है आर, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और जो आयोडीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 है। यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस निकलता है। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, नॉन पोलर होगा। जब बॉन्ड नॉन पोलर हो तो वो फिर कोवैलेंट रिएक्शन देता है और जो कोवैलेंट रिएक्शन होता है वो आयोनिक की निस्बत क्या होते हैं, स्लो होते हैं। तो अगला फैक्टर आपके पास कौन सा है, अगला फैक्टर आपके पास है जी सेकंड फैक्टर। हम किसको देखते होते हैं, बॉन्ड एनर्जी को देखते होते हैं। बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से सबसे ज्यादा कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर उससे कम रिएक्टिव होगा अल्काइल ब्रोमाइड, फिर उससे कम रिएक्टिव होगा अल्काइल क्लोराइड, फिर उससे कम रिएक्टिव होगा अल्काइल फ्लोराइड। क्यों, क्योंकि जो जहां पे अल्काइल आयोडाइड के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है ना वो सबसे ज्यादा है और जो जहां पे अल्काइल फ्लोराइड के दरमियान बॉन्ड लेंथ है ना वो सबसे क्या है, सबसे कम है। ठीक हो की बात। वेरी शॉर्ट बॉन्ड लेंथ, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। उसके बाद आपके पास क्या आता है, जो आपके पास अल्काइल आयोडाइड को बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी दरकार होती है वो आपके पास दरकार होती है 228 और जो जहां पे आपके पास एनर्जी दरकार है वो आपके पास होती है 467 किलो जूल पर मोल।
किलो जूल पर मोल। तो कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा दरकार है? जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा दरकार है इसका मतलब है जहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल। तो आपने जहाँ से क्या इन दोनों बातों से कंक्लूजन निकाला है, इन दोनों बातों से आपने ये कंक्लूजन निकाला है। सबसे पहले तो जहाँ पे हम ओवरऑल ऑर्डर देख लेते हैं, ओवरऑल ऑर्डर, अब ओवरऑल ऑर्डर देख लेते हैं। आपके पास कौन डोमिनेंट हो जाता है? आपके पास बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मैं बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से देखूँ तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं होता तो बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है। तो फिर ओवरऑल ऑर्डर हम क्या कहते होते हैं कि अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे कम रिएक्टिव है अल्काइल ब्रोमाइड, उससे कम रिएक्टिव है अल्काइल क्लोराइड और उससे कम रिएक्टिव है अल्काइल फ्लोराइड। ठीक होगी बात? देखिए जहां से अब आपने क्या कंक्लूजन निकाले, आपने इन बातों से ये कंक्लूजन निकाली है कि जो आपके पास जितनी ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी, बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगी? रिएक्टिविटी होगी। ठीक होगी बात? रिएक्टिविटी होगी। और बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी से होती है। और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी कम क्या होगी? बॉन्ड लेंथ होगी। तो ये आपने जहाँ पे ऑर्डर को लाजमी याद रखना है। क्लियर होगी जी ज्यादा बात? उसके बाद आपके पास आ जाता है जी अगला कि आपके पास होते हैं कुछ न्यूक्लियोफाइल्स। कि न्यूक्लियोफाइल्स किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स किसको कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियोफाइल्स एक ऐसी स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को ना डोनेट करती है। अच्छा यहाँ पे जो है ना न्यूक्लियोफाइल को हमेशा याद रखना है, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, लेकिन न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज होती है जो हमेशा कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, कार्बन के ऊपर। ठीक है जी? तो ये आपने न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ना है इसको। तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट किया जाता है NU के साथ। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या तो न्यूक्लियोफाइल के पास क्या चीज होती है? लॉन पेयर होते हैं। या तो न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल आपके पास नेगेटिव स्पीशीज होगी। और ये चीज याद रखनी है कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या होता है? कार्बन के ऊपर अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के जोड़े को डोनेट कर रहा है। तो ये आपके पास क्या होगा? इट इज अ लेविस बेस। ये आपके पास क्या होगा? लेविस बेस कहलाएगा। लेविस बेस जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को क्या करता है? डोनेट करता है। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल आ जाती है, फॉर एग्जांपल OH माइनस, फॉर एग्जांपल CN माइनस, फॉर एग्जांपल H2O। इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है अमोनिया NH3, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। ये सारे आपके पास क्या चीज है? ये सारे आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल कहते हैं किसे? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं न्यूक्लियस लवर को। न्यूक्लियस लवर का क्या मतलब है? जो पॉजिटिव के ऊपर अटैक करना पसंद करता हो। अंडरस्टूड बात है? पॉजिटिव के ऊपर अटैक करना, प्रोटॉन के ऊपर अटैक करना वो भी पसंद करेगा जिसके ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तभी अब न्यूक्लियोफाइल को कहते हैं इट इज अ न्यूक्लियस लवर। ये पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है। और इसके ऊपर क्यों पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार, या फिर इसके पास लोन पेयर होते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिचर होता है, इलेक्ट्रॉन रिचर। क्लियर होगी जी बात? ये आज का आपका टॉपिक था जी। ये न्यूक्लियोफाइल तक हम डिस्को किया जी। आगे मजीद अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।